Okay. Good afternoon, everyone. So there are few topics remaining in the contract of bailment, after which the contract comes to an end. So let's check it out. I'm on page number 133. Rights of the bailor and the bailee against any wrongdoer. पानी लेके आना ना सागर. सुनो ना मेरी बात. वापस से हम बेसिक्स पे ही है. बिटवीन बेलर एंड बेली कौन गुड्स का ओनर है? बोलो. बेलर. और कौन गुड्स का पोजेसर है? आज करंटली गुड्स किसके पास है? बेली के पास है. कल जाके कोई थर्ड पार्टी जो बेलर भी नहीं है और बेली भी नहीं है गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है. अब आप बताओ, कल ही हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी बेली की कि बेली को अपना ही समझ के गुड्स का ख्याल रखना होता है. ही इज सपोज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. और अगर उसने रीजनेबल केयर एक्सरसाइज नहीं किया और गुड्स को नुकसान हो गया, क्या वो जिम्मेदार रहेगा टू द बेलर फॉर ऑल द लॉसेस? बट अब बताओ, एक साइड पे जब आप किसी पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी डालते हो, एंटेंगल हो गया ये, हाँ, हो गया बराबर. एक साइड पे जब आप किसी पर्सन पे जिम्मेदारी डालते हो, जिम्मेदारी के साथ साथ आपको नहीं लगता उसको इक्विवेलेंट अधिकार भी देना चाहिए? अरे बोलो ना. हमने कहा देख तू जिम्मेदार है, तेरे पास गुड्स का पोजीशन है, कल जाके गुड्स को कुछ भी नुकसान हुआ, यू विल बी लायबल टू द बेलर. ऐसी जिम्मेदारी तो डाल दी उस बंदे के ऊपर, बट इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या हमें उसको राइट्स भी देने चाहिए? कल जाके कोई थर्ड पार्टी है जो गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, बैक बेंचर्स ध्यान दीजिए. ओके, कोई थर्ड पार्टी है जो गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये पॉइंट कहता है हमने बेली को राइट दिया है कि हे बेली, एनी थर्ड पर्सन इज कॉजिंग इंजरी टू द गुड्स और इज क्रिएटिंग अ लॉस इन द गुड्स, आप क्या कर सकते हो? उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, जैसे कि आप खुद गुड्स के ओनर हो. देखो, फॉर द थर्ड पार्टी एंड द वर्ल्ड, अधिकार गुड्स का बेली के पास है. ऑफ कोर्स बेलर और बेली के बीच में पहला अधिकार गुड्स का बेलर के पास है, बट करंटली तो गुड्स बेली के पास है. सो फॉर द वर्ल्ड, फॉर द थर्ड पार्टी, अधिकार जो है शुड बी विद द बेली. क्योंकि अगर उसके पास पोजेशन है, उसके पास राइट भी होना चाहिए टू प्रोटेक्ट द गुड्स, टू टेक एक्शन अगेंस्ट एवरी थर्ड पार्टी हु इज कॉजिंग इंजरी टू द गुड्स. थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकता तू कौन है बे, समझ रहे हो? तो अब ये बंदा बोलेगा भले ही मैं ओनर नहीं हूं, बट कानून ने मुझे सेक्शन के द्वारा अधिकार दिया है ये गुड्स को प्रोटेक्ट करने का, एंड आई कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट यू इफ यू आर कॉजिंग इंजरी टू द गुड्स. यही ये सेक्शन कहता है. और अगर आपको एक्शन नहीं लेना है, यू कैन कॉल द बेलर एंड यू कैन इन्फॉर्म द बेलर कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है और लॉसेस हो रहे हैं उसके वजह से. यू लुक इनटू द मैटर एंड यू टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी. बट अगर बेलर ना भी आए तो भी हम कहते हैं बेली के पास ये अधिकार है. कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता कि बेली तू तो ओनर नहीं है, तू क्यों मुझे बोल रहा है. हमने बेली को बोलने का और उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लेने का अधिकार दे दिया है. सो बेसिकली वो ड्यूटी और ये राइट दे गो हैंड इन हैंड. नहीं तो आप उसको ये राइट ही नहीं दोगे, बस उसमें से जिम्मेदारी पे जिम्मेदारी डालते जाओगे, तो फिर ही वुड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन विच इज नॉट करेक्ट. हाउ विल ही फुलफिल हिज ड्यूटी इफ यू आर नॉट गिविंग हिम द इक्विवेलेंट राइट्स टू फुलफिल द ड्यूटी? और इसीलिए हमने इस सेक्शन को एक्ट में किया है इंट्रोड्यूस. देखो, तो इफ एनी थर्ड पर्सन मतलब ना ये बंदा बेलर है और ना ये बंदा बेली है, कोई तीसरा ही व्यक्ति है. तो जैसे जब हमने हमारी कार आपको दी थी संभालने के लिए, ओके, कोई बाजू वाले हैं, नेबर्स है, या कुछ नेबर्स के बच्चे हैं जो बड़े ही शैतान है, वो पत्थर से गाड़ी को घिस रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब लॉस ही हो रहा है ना गाड़ी को, लोगों चुरा के चले जा रहे. हाँ, होता है ऐसा. तो अगर लॉस हो रहा है, डोंट यू थिंक यू शुड हैव द राइट
to take action against those third parties. Though you are not the owner, you still have the right to take action against those third parties. Okay. So if a third person, okay, wrongfully deprives the bailee of the use or the possession of the goods bailed, or does them मतलब goods, any injury. क्या किया है थर्ड पार्टी ने? गुड्स को इंजरी पहुंचाई है. देन द बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड. मतलब अगर बेली बेली नहीं होता बल्कि खुद गुड्स का ओनर होता, हाँ, तो वो क्या एक्शन लेता वो पार्टी के अगेंस्ट? वही सारे एक्शन वो ले सकता है एज अ बेली. आई बात समझ में? तब हम सोच लेंगे कि ये बेली नहीं है बल्कि बेलर है, गुड्स का ओनर है. तो अगर मैं गुड्स की ओनर होती, देखो आपने जिम्मेदारी के वक्त तो कह दिया गुड्स का ऐसा ख्याल रखो जैसे कि गुड्स आपके ही गुड्स हैं. यहां पे भी हम वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. अगर कोई थर्ड व्यक्ति गुड्स को नुकसान पहुंचा रहा है, आप ऐसा मत सोचो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, गुड्स मेरे थोड़ी ना है, कार हमारी थोड़ी ना है, नुकसान होगा तो मैम का ही होगा. ऐसा मत सोचो. ऐसा सोचो अगर कार आपकी होती तो आप क्या एक्शन लेते? वही एक्शन आप एज अ बेली भी ले सकते हो अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी. तो देखो, इफ अ थर्ड पर्सन does any injury to the goods, the bailee is entitled to use all such remedies as the owner might have used in case there was no bailment made. In short, he is the true owner, ऐसा हम अज्यूम करेंगे. और एज अ ट्रू ओनर वो जो सारे एक्शन ले सकता है वो सारे एक्शन ये बेली भी ले सकता है. इनफैक्ट उतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े कि हद से ज्यादा बिगड़ रही है बात, बेली जो है ना वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है. ओके. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट. डिप्राइव करना मतलब अलाउ ना करना बेली को गुड्स को यूज करने के लिए. हाँ बोलो ना. तो फिर आप एक्शन नहीं ले पाओगे. फिर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स भी अप्लाई करने के बाद ही ये फॉलो करना पड़ेगा. टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट आ जाइए फटफट, बहुत इजी है. टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट. बेलमेंट कब कब टर्मिनेट होगा? जो समय के लिए आपने बेलमेंट के लिए गुड्स दिए थे वो समय खत्म हो गया, क्या बेलमेंट भी खत्म हो जाएगा? जो पर्पस के लिए आपने गुड्स को दिया था वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, क्या बेलमेंट खत्म हो जाएगा? जो समय के लिए आपने गुड्स को बेल किया था वो समय कंप्लीट हो गया, क्या बेलमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा? आपने एक दिन के लिए इनोवा गाड़ी हायर की थी, आप इमेजिका गए, घूम फिर के वापस आ गए, क्या बेलमेंट भी खत्म हो गया? क्योंकि द पीरियड इज नाउ ओवर. सेकेंड पॉइंट, जो पर्पस के लिए आपने बेलमेंट दिया था वो पर्पस अकम्प्लिश हो गया. आप 10 दिनों के लिए बाहर गए थे, आपने ज्वेलरी नेबर आंटी को दी थी, पड़ोसन ने वो संभाली 10 दिनों के लिए. अब आप जैसे ही आ गए, क्या आप आपकी ज्वेलरी वापस ले लोगे? समय खत्म हो गया, बेलमेंट खत्म हो जाएगा. पर्पस कंप्लीट हो गया, बेलमेंट खत्म हो जाएगा. Along with that, can bailment also be terminated by a notice? Premature termination. आपने आपकी फ्रेंडी को 10 दिनों के लिए एक्टिवा दी थी, अब आपने ले ली 7वें दिन एक्टिवा बाय नोटिस कि मेरे को नहीं देनी है मेरी बाइक, तुझे तू मैनेज कर ले तेरा. तब ऐसे केस में क्या आप टर्मिनेट कर सकते हो बेलमेंट? बाय अ नोटिस यू कैन टर्मिनेट द bailment. Bailment also comes to an end because of death of either the bailer or the bailee.
ठीक है। एंड लास्टली जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया तो बेलमेंट भी विल कम टू एन एंड। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी एक्टिवा जो है आपकी फ्रेंडी को दी, अब बटन स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उसने सर्विसिंग के लिए दी। जब सर्विसिंग के लिए दी तो समझ में आया कि सिर्फ बटन स्टार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम है एक्टिवा में, और एक्टिवा इज यूजलेस, बेकार, इट्स मोर देन डैमेज्ड, रिपेयर से भी कुछ नहीं हो सकता है। अब मुझे बताओ अगर एक्टिवा ही यूज नहीं हो सकती है, क्या बेलमेंट पिक्चर में आएगा? द बेलमेंट कम्स टू एन एंड। तो सब्जेक्ट मैटर ही हो गया डिस्ट्रॉय। सो दीज आर द 5 रीजंस बिकॉज ऑफ विच द बेलमेंट कम्स टू एन एंड। कौन सा है बताओ 5 कारण? जो टाइम के लिए बेलमेंट दिया था वो टाइम खत्म हो गया, जो पर्पस के लिए बेलमेंट था वो पर्पस खत्म हो गया, टाइम पर्पस। नेक्स्ट नोटिस, थर्ड डेथ, एंड लास्टली डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर था मतलब जो गुड्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज गुड्स। अरे गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो बेलमेंट भी टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट होना मतलब दी एंड होना, खत्म हो जाना। तो बेलमेंट ऑल्सो कम्स टू एन एंड। देख ले एक बार ये सारे पॉइंट्स, 1 मिनट के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स रीड कर लेंगे एंड देन वी विल गो टू द लास्ट पॉइंट। नहीं, लास्ट 2 पॉइंट्स बचे ना, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स एंड लीन। एक लीन होगा, लीन, टेक्निकली तो लीन ही बचा है क्योंकि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हमने किया हुआ है। कहां किया है? वेरी गुड, कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। एक ही बच्चों को आ रहा है जवाब देना। हाँ, तुम तो बातें करो, ठीक है। हाँ, मन में बोला। मैं भी अलीबाग से ही आई हूं। ओके, टेक योर मार्कर्स, रीड इट अलोंग विथ मी एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखो, आपने बेलमेंट में गुड्स को दिया है, गुड्स वर गिवन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, बेलमेंट विल कम टू एन एंड एज सून एज दैट पीरियड इज ओवर। तो आपने अगर आपकी फ्रेंड को 10 दिनों के लिए एक्टिवा दी है, 10 दिन हो जाते हैं, क्या बेलमेंट भी टर्मिनेट हो जाता है? नेक्स्ट, आपने गुड्स को दिए थे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे पर्पस फुलफिल हो जाता है क्या बेलमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा? अरे बोलो ना। तो आपने आपके फ्रेंड को आपने अपना ड्रेस दिया था उसकी बहन की शादी में पहनने के लिए, जैसे ही शादी हो गई वो ड्रेस वापस आपको लौटाया जाएगा, पर्पस जिसके लिए गुड्स दिए वो फुलफिल हो चुका है, तो बेलमेंट भी कम्स टू एन एंड। नेक्स्ट, बाय नोटिस। तो नोटिस एक तो होता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन की वजह से, और एक बार नोटिस से आप बेलमेंट टर्मिनेट करते हो। आपको याद है गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज हुआ है। इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट मैचिंग विद, घोड़ा दिया था वाराणसी के लिए, गया कटक, ए ने बी को घोड़ा दिया था, बी ने सी को दे दिया, क्या तुम्हें याद है? इनकंसिस्टेंट यूज। तो हमने कल देखा था, छोटा सा वहां पे पैराग्राफ था, ऐसे केस में जब गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज होता है द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। वॉइड एबल, एबल टू बी वॉइड। आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? टर्मिनेट। वॉइड करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल कर देना। कैंसिल मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है। तो इस केस में भी टर्मिनेशन पॉसिबल है, जहां पे क्या हुआ है? गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज हुआ है। सो द बेलर एक्ट्स इन अ इनकंसिस्टेंट मैनर। Bailey acts in an inconsistent manner. तो बेलर कैन ऑलवेज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आप अगर चाहते हो क्लैरिटी के लिए, आपके क्लैरिटी के लिए, बस ब्रैकेट में लिख सकते हो एज हियर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। बसंत पंचमी कब है? बसंत पंचमी कब है? ठीक है,
लिखो ना, एज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of the बेलर. बेलर मतलब ही हमारे केस में अग्रीव पार्टी है. अच्छा, तो बच्चे ने बराबर वैलेंटाइंस डे नहीं पूछा, बोला बसंत पंचमी की छुट्टी है क्या. चालाक ब्रो, चालाक. और नेक्स्ट पॉइंट तो आप जानते हो कि अगर बेलमेंट ग्रेचुइटस बेलमेंट है, आपके फ्रेंडी वाला एग्जाम्पल, आपने आपके फ्रेंडी को 10 दिनों के लिए एक्टिवा दी थी, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ही ग्रेचुइटस बेलमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ओके. ऐसे केस में अगर आप चाहो, एनी टाइम you can terminate the contract of bailment, even in fact before those 10 days. बट अगर उसके वजह से कुछ लॉस हुआ है, आपको वो लॉस देना पड़ेगा. द बेलर मस्ट कॉम्पेंसेट द बेली फॉर द लॉस. बट जो भी ठीक है, लॉस आप कॉम्पेंसेट कर दो. वो 300 रुपए का लॉस हुआ था, याद है क्या आपको? लॉस आप कॉम्पेंसेट कर दोगे, वो अलग विषय है. यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं, आप अगर चाहो समय के पहले भी आपकी एक्टिवा का डिमांड कर सकते हो. आप अगर आपकी एक्टिवा डिमांड कर लोगे ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है. बराबर ना? एग्जैक्टली. सो दिस इज बाय नोटिस. देन यू हैव बाय डेथ. सो यस, बेलर या बेली किसी भी पार्टी की अगर डेथ हो जाती है, उसी समय पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कम्स टू एन एंड. और लास्ट, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा. देखो, बेलमेंट का सब्जेक्ट मैटर गुड्स होता है. नो गुड्स, नो बेलमेंट. बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर ही हो गया फिनिश, डिस्ट्रॉय, तो बेलमेंट ऑल्सो कम्स टू एन एंड. So these are the 5 cases wherein the bailment comes to an end. Okay? बिगर देखे बता सकते हो 5 केसेस. सपोज इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कब कब टर्मिनेट होता है. एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड. नेक्स्ट, पर्पस अकम्प्लिश हो जाना, बाय नोटिस, बाय डेथ, and destruction of subject matter are the 5 cases where the bailment comes to an end. Very good. हमारा, मैं वही बोल रही हूँ, लास्ट 2 कॉन्सेप्ट है, बट उसमें से ये एक कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी पहले हो चुका है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना. वेरी गुड, क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू. उसको बोल रही हूँ. ओके, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. कल जाके जब आप प्रेस्टीज से घर जा रहे थे, आपको प्रपोजल रिंग मिल गई किसी की रास्ते पे, तो क्या ये रिंग आपकी हो गई? ये रिंग आपकी नहीं होती है, ठीक है. ओके, सो यू आर जस्ट द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. यू डू नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स. इन फैक्ट, द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स लीगली एक्ट्स एज अ बेली ऑफ द गुड्स. इसीलिए कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में भी उसका रेफरेंस था और बेलमेंट में भी उसका रेफरेंस है. ही एक्ट्स नॉट एज एन ओनर बट एज द बेली. बेली मतलब गुड्स का पोजेसर, बेलर मतलब ओनर. बट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स. He only becomes the possessor of the goods. अरे सुन रहे हो क्या? और आप लोग जानते हो, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने पढ़ा है, एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है बताओ? टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर. बट जहां लॉ मेकर ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको क्या कुछ अधिकार भी दिया है? क्या अधिकार बोलो? ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपको जितना भी खर्चा लगा है, क्या ये खर्चा आप रिकवर कर सकते हो? हाँ या ना? सो यस, दैट ट्रू ओनर will be responsible to pay the kharcha of finding him to the bailey, that is the finder of lost goods. Okay, अब देखो,
कभी कभी ऐसा होता है जब किसी के गुड्स खो जाते हैं, दे अनाउंस अ रिवॉर्ड। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल शशांक का सैम खो गया, वैलेंटाइंस डे पे उसको भी कोई मिल गया। सैम चले गया उसके पीछे पीछे, ठीक है। तो अब ऐसे केस में बेचारा शशांक टेंशन में है कि मेरा सैम कहाँ है, मेरा सैम कहाँ है, वेयर इज सैम। एंड नाउ शशांक गिव्स अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, anyone who finds Sam will get a reward of 10,000 rupees. ओके, इत्तेफाक से सैम जो है नेबर के घर पे ही था, ठीक है। अब जैसे ही नेबर को पता चला कि शशांक ने ऐसा कुछ रिवॉर्ड अनाउंस किया है, तुरंत पड़ोसन जो है सैम को लेके आ गई और कहा दो मेरे 10,000 रुपए। तो शशांक इज लाइक, अरे तुम तो अपनी हो, मतलब क्या 10,000 रुपए, छोड़ो रहने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, सैम मिल गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको बताना चाहती हूं, सुनो, अगर ट्रू ओनर ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, ट्रू ओनर ने अगर रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है और बाद में जब ट्रू ओनर को गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ढूंढ के लेके आता है और ट्रू ओनर मना कर देता है रिवॉर्ड देने के लिए, तो ये जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है ना, वो शशांक के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है, कर सकती है, ठीक है, टू रिकवर द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड रिकवर करने के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, केस भी फाइल कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर चाहते हो आप गुड्स को रिटेन भी कर सकते हो। तो वो कह सकती है जब तक तुम 10,000 रुपए नहीं देते मैं भी तुम्हें तुम्हारा सैम नहीं दूंगी। यू कैन रिटेन द गुड्स, यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस अगेंस्ट शशांक, शी कैन डू बोथ। क्योंकि केस अगर फाइल कर दिया तो क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलने वाली है। तो वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, एक साइड पे तो केस फाइल कर लो, दूसरे साइड पे ये भी कहो कि जब तक आप 10,000 रुपए नहीं दोगे तब तक हम भी आपको आपके लॉस्ट गुड्स नहीं लौटाएंगे। रिवॉर्ड के लिए यू कैन डू बोथ, फाइल अ केस ऑल्सो एंड रिटेन द गुड्स। बट जो खर्चा हुआ है ना, खर्चा, ट्रू, देखो ना, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स भी तो ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए कभी कभी खर्चा उठाता है। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा रिकवर करने के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते, आप सिर्फ गुड्स को रिटेन कर सकते हो, आप सिर्फ गुड्स को रिटेन कर सकते हो। एक मिनट रुको, आई हैव अ पीपीटी, पीपीटी है क्या आपके बुक्स में उसके, उससे रिलेटेड? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स दिख रहा है यहाँ पे कहीं पीपीटी, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, इसमें होगा फिर ऑल में। ये देखो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, finder of lost goods does not become the owner of the goods. In fact, he acts as the bailey of the goods. So, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रू ओनर को वो ढूंढे और ट्रू ओनर को गुड्स लौटा दे। जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता, अगर वो बेली है, he is supposed to take reasonable care of the goods. He cannot use the goods for his own personal purpose. और जैसे ही ट्रू ओनर मिलता है, ही सपोज टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर। वो बेली है, बेली है, बेली है, मतलब बेली की सारी जिम्मेदारियां इसको भी लगने वाली है। कल आपने देखा था, बेली अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता, वैसे ही फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स ये लॉस्ट गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता। अगर गुड्स में कुछ अक्रीशन हुआ है
तो ओरिजिनल गुड्स के साथ साथ अक्रीशन भी लौटाना पड़ेगा, जैसे कि काउ प्लस काफ, शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स। मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हो। लीन, देखो लीन मतलब क्या, जो हम अभी करने भी वाले हैं। लीन मतलब गुड्स को रिटेन करना। कब तक रिटेन करना? जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलता, उसको कहते हैं लीन। लीन मतलब क्या? एक मिनट, आपका टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक, उधर आप लीन लिख, देखो यहाँ पे लीन है ना, लीन 134 पे राइट ऑफ लीन, वहां पे लिखो ना, टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, टू रिटेन the possession of the goods belonging to someone else, till the time the debt due is satisfied. Till the time the debt due is satisfied. ओके, तो जैसा मैं कह रही थी कि आप जब तक खर्चा नहीं दोगे फॉर फाइंडिंग द ट्रू ओनर, तब तक मैं भी आपको आपके गुड्स नहीं दूंगी। इसी को कहते हैं लीन। इसी को क्या कहते हैं? लीन। सपोज आपको किसी का वॉलेट मिला, आप ओनर बन गए या पोजेसर? मतलब क्या आप बेली हो? बट एज अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स आप ट्रू ओनर को ढूंढोगे। उस वॉलेट में आधार कार्ड था, आधार कार्ड के ऊपर बंदे का एड्रेस लिखा होता है। यू टुक अ रिक्शा, यू वेंट टू दैट पर्सन्स प्लेस, यू रिटर्न दैट वॉलेट एंड यू केम बैक, आपको 300 रुपए रिक्शा के लग गए। तो ये 300 रुपए क्या आप उस पर्सन से डिमांड कर सकते हो? अगर वो पर्सन ने ये 300 रुपए देने से मना कर दिया ना, आप भी कह सकते हो मैं भी आपको आपका वॉलेट नहीं लौटा होगा जब तक आप मुझे ये 300 रुपए नहीं देते। तो उसी को कहते हैं राइट ऑफ लीन। लीन आप दोनों भी केस में इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सपेंसेस भी डिमांड करने के लिए और रिवॉर्ड भी डिमांड करने के लिए। बट केस फाइल करने का राइट कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द रिवॉर्ड। ठीक है, समझ में आया? केस तभी फाइल कर सकते हो जब पर्सन ने रिवॉर्ड नहीं दिया है। केस कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। क्या समझ रहे हैं आपको? खर्चा अगर आपको डिमांड करना है, खर्चा अगर आपको डिमांड करना है, आप कौन सा राइट एक्सरसाइज करोगे? राइट ऑफ लीन। कौन सा? बट अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, रिवॉर्ड, आप लीन भी एक्सरसाइज कर सकते हो और केस भी फाइल कर सकते हो। बराबर ना? ये लिख रहे हो क्या आप लोग? एक लास्ट पॉइंट सिर्फ कर लो ना, फिर साथ में ही लिखो आप लोग। राइट टू सेल द गुड्स फाउंड। देखो जनरल रूल तो कहता है, सुनो ना, जनरल रूल तो कहता है खोए हुए गुड्स को आप बेच, मतलब खोए हुए गुड्स जो आपको मिले आप गुड्स को बेच नहीं सकते। यू कैन नॉट सेल द गुड्स दैट यू हैव फाउंड। बट टू एवरी जनरल रूल देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। अगर गुड्स पेरिशेबल है तो आप बेच दो गुड्स को, क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे गुड्स सड़ के खराब हो जाएंगे और कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। या तो फिर अगर पर्सन आपको रिवॉर्ड ही नहीं दे रहा है, एक्सपेंसेस जितना आपने खर्चा किया है वो ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप गुड्स को बेच सकते हो। या तो तीसरा पॉइंट कहता है ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपने गुड्स की वैल्यू का 2/3 से ज्यादा खर्चा ऑलरेडी उठा दिया है,
आपको गोल्ड रिंग मिली है जो 30,000 रुपए की है, ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपने 25,000 का तो खर्चा कर ही दिया है, तो वैसे भी ट्रू ओनर मिलेगा, आप उससे 25,000 रुपए डिमांड करने ही वाले हो, तो आप गुड्स को बेच दो, वो 25,000 नहीं पूरे 30,000 रख लो, बाद में अगर वो बंदा मिलता है आप 5,000 उसको लौटा दो, बाकी का तो 25,000 आप अपने पास रखने ही वाले हो। ओके, सो गुड्स की वैल्यू के 2/3 से भी ज्यादा आपने एक्सपेंसेस ही बोन कर दिए ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए, और आपने बहुत ही ढूंढा ट्रू ओनर को बट फिर भी नहीं मिला, मतलब गुमशुदा ही है बंदा, तब भी आप गुड्स को बेच सकते हो। ओके, ऑक्सकोड देना ना। ये दोनों भी पीपीटीज लिख लो। कौन सा? जो पहले वो ही पहले लिखोगे ना। ये भी तो लिखना ही है ना बेटा, तो वहां पे थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख दो, ठीक है। व्हाट पिच पिच, डोंट डू पिच पिच। आवाज आ रही है? आ रही है। लिखो चलो, 60 है ऑलरेडी। रख लो सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा, गले लग जा, ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ, तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया, तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। इस दिल की राहों से, बहकी निगाहों से, कातिल अदाओं से तुझको है फसाना, कुछ मीठी बातों से, कुछ झूठे वादों से, पक्के इरादों से दिल को है चुराना। रख लूं सजा के तुझे सीने से लगा के आजा गले लग जा, गले लग जा, ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ, तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया, तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। हो गया ना, अभी 7 सेंटेंसेस तो लिखने थे। चलो जल्दी जल्दी। ये वाला गाना कैसा है?
अखिया गुलाब, लव हर्ट्स, आई डोंट नो। बहुत सारे दुखी आत्मा लोग हैं क्लास में। वैलेंटाइंस के पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया। हो गया लिख के? चलो नेक्स्ट पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। कैसी ये आहटें सुनता हूँ आजकल, ऐ दिल बता दस्तकें देते हैं। क्या क्या क्या? उससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता अभी एक पीपीटी के लिए। जल्दी लिखो, लिखो अभी जल्दी से, ये फटाफट लिखो, ये भी पीपीटी चले जाएगा। जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मैंने हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। कह रही है वफा सांसें हैं बेवजह, लिखो जल्दी जल्दी। जो ना तुझ पे लुटा हम सके, इससे ज्यादा हंसी मौत होगी नहीं, तेरी बाहों में हम मर सके। खत्म होगी नहीं मिट के कहानी ये कभी जाना, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या गाने सुना रहा है तू यार? दीदार मैं मराठी लगोगे? जान तुमको मैं बुला दूं, हो गया लिख के? दिल तोड़ने की ये सजा दूंगा, एक पल में तुमको मैं बुला दूंगा, दिल तोड़ने की ये सजा दूंगा। है हमदम मुझे अपना बना ले, फुल स्क्रीन कर सकता है क्या वर्चुअल किड्स के लिए? पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। अक्रीशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन। मुश्किल है बहुत ही अब छुपाना या बताना, ज्यादा पास आना है असल में दूर जाना। मेरे साथ मेरे जख्म भी है, दर्द भी है, जिनसे है बिगड़ता जो भी चाहूं मैं बनाना। डन। बातें कभी ना
लास्ट पीपीटी बताना है क्या? फोटो ले लो. हो गया है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम, अब के गए घर से जो तेरे फिर न लौट आऊंगा, तू भी मुझे भूल Okay, done? जाना, मैं भी भूल जाऊंगा, चलते चलते करता आ जाओ. सलाम आखिरी, भगवान, हाश, गाना बंद हुआ ये. हाँ ना, संभालो उसको. तो ये आप रीड कर सकते हो. ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज द सेम थिंग दैट वी हैव रिटन इन दीज टू पीपीटीज. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है. अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है एंड दैट इज लीन. एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन बैंक की ओर जाते हैं. लीन मंडे कर लेते हैं. 5 मिनट. हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. क्या क्या क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. लीन समझाने को मेरे को 10 मिनट लगता है. आप 10 मिनट रुकना चाहते हो या 5 मिनट? हाँ तो क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ. दोनों में से एक तो होने वाला है. A bails his jewelry with B. क्वेश्चन नंबर 5 पे हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5. A bails. ये क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है. A bails मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. His jewelry with B on the condition to safeguard it in a bank's safe locker. मतलब आपके जो सेफ्टी वॉल्स होते हैं बैंकर में, उस वहां पे ज्वेलरी रखो आप. However, अच्छा पहली बात तो A bails his अभी से चालू हो गया आपका ये नशा. A bails his jewelry with B. Who is the owner? A. And who is the bailee? B kept it in the safe locker at his residence. होशियारी दिखाई इस बंदे ने. बोला था बैंक लॉकर में रखो, बंदे में लॉकर में तो रखा, बट वेयर डिड ही कीप इट? रेसिडेंस, where he usually keeps his own jewelry. After a month, all the jewelry was lost in a religious riot. Riot मतलब समझता है क्या? क्या? दंगा. ठीक है. A filed. दंगा दंगा मतलब वो झगड़ा होता है ना, जहां पे लोग तोड़ा फोड़ी मारा मारी करते हैं, उसको रायट कहते हैं. A filed a suit मतलब a case against B for the recovery of the losses. A ने कहा तेरे वजह से मेरे को नुकसान हुआ है, अब पेमेंट दे दे. Referring to the provisions of the Contract Act, state whether A will succeed. क्या A को पैसे मिलने चाहिए B से? बट B ने तो लॉकर में ही रखा था. बट क्या आपने A द बेलर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए थे? हमने आपको स्पेसिफिकली कहा था गुड्स हम आपको दे रहे टू कीप इट इन द बैंक सेफ लॉकर. आपने होशियारी बताई, अब आप लॉसेस भुगतो. सो नाउ सी, A had agreed to keep the jewelry at the bank safe locker and not at the residence. Thus, B is liable to compensate A for his negligence to keep the jewelry at B's residence. Yes or no, guys? फिर एक मेरे को होमवर्क देना पड़ेगा. ऐसा मत करो आप.
Mrs. A delivered her old silver jewelry to Mr. Y, a goldsmith. Question number 8. Mrs. A delivered her old silver jewelry. ज्वेलरी किसकी है? ए की है. मतलब बेलर कौन है? टू वाई अ गोल्डस्मिथ. वाई कौन है? बेली. फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ न्यू सिल्वर बाउल आउट ऑफ इट. तो पर्पज इज मॉडिफिकेशन. Every evening, she used to receive the unfinished goods to put it into a box kept at Mr. Y's shop. She kept the keys of the box with herself. क्या हुआ? आप बताओ, आपने एक्टिवा प्रेस्टीज पॉइंट पे पार्क करी और एक्टिवा की चाबी अपने पास ही रखी. बेलमेंट क्यों नहीं हुआ? चाबी आपके पास है, मतलब नो डिलीवरी. ये मिसेस ए ने भी होशियारी बताई. खुद चाबी अपने पास रखकर उसने डिलीवरी हैंडओवर नहीं करी है. नो डिलीवरी, नो बेलमेंट. One night the silver bowl was stolen from that box. Was there a बेलमेंट ही नहीं हुआ यहाँ पे. स्टार्टिंग के सेंटेंस को पढ़ के लगता था बेलमेंट है. गुड्स है और पर्पज है. पर्पज होने के बाद गुड को लौटाया जाएगा. बट बीच में इंस्टीट्यूट ने एक बाउंसर दे दिया कि चाबी मैडम जी अपने पास ही रख रही है. इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट कह रहा है यहाँ पे डिलीवरी ही नहीं हुई है. एंड नो डिलीवरी. बट इंस्टीट्यूट इतना अच्छा है, इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट किसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने एक सेंटेंस डाल दिया कि क्या पोजेशन गुड्स का ट्रांसफर हुआ है और इसी की वजह से क्या बेलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. तो ऊपर के सेंटेंसेस से अगर क्लिक ना भी हुआ है, ये सेंटेंस से आपको क्लिक होना चाहिए. नो डिलीवरी, नो बेलमेंट. और यहां पे ए और वाई के बीच में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. और अगर बेलमेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ए वाई के अगेंस्ट केस फाइल करके लॉसेस रिकवर नहीं कर सकती. सो बेलमेंट इज एक्चुअली द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. एंड जैसे ही पर्पज कंप्लीट हो जाता है, गुड्स को रिटर्न किया जाता है. बराबर ना? सो डिलीवरी इज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेलमेंट. बेलमेंट की डेफिनेशन ही शुरू होती है, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स. यहां पे आपने सिर्फ बॉक्स को वाई के शॉप पे रखा है, बट कीज तो आप अपने पास ही लेके चले गए ना, तो यहां पे डिलीवरी नहीं हुई है. जैसे कि बैंक के लॉकर में जब आप ज्वेलरी रखते हो, भले ही ज्वेलरी बैंक के लॉकर में है, बट चाबी तो आपके पास है. ये एग्जाम्पल क्या मैंने आपको बताया था. तो यहां पर भी डिलीवरी नहीं होती है. सिमिलर ही कुछ है. लोगों को लगेगा, जिन्होंने ठीक से नहीं किया है कॉन्सेप्ट, जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, वो बच्चा क्या सोचेगा, बॉक्स तो ज्वेलर के पास ही है तो डिलीवरी हो गई. अरे बट कंट्रोल तो आंटी जी के पास है ना, इसलिए यहां पर डिलीवरी नहीं हुई है. So thus there is no contract of bailment because no delivery, no bailment, as A did not deliver the possession of the goods because she kept the keys with herself. तो यहाँ पे losses आंटी जी रिकवर नहीं कर पाएगी. Okay? So this would be all for today. Thank you so much. See you all on Monday. Bye bye. Bye bye virtual kids. Start preparing for the test. Indemnity, guarantee, bailment. This is the 4th test of our class. Bye bye Komal. Bye Khushi. Bye Sahil. Recording.